नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में, जहां पर हम लेकर के आते हैं कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स, उनको फंडामेंटली हम एनालिसिस करते हैं उनका, और लास्ट में हम जानते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के दिए हुए टारगेट प्राइसेस। इस शो का पर्पज़ आपको स्टॉक्स रिकमेंड करना नहीं है। हम यहाँ पर जो स्टॉक्स लेकर के आते हैं उन्हें सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेज से स्टडी करते हैं, और जो टारगेट प्राइसेस होते हैं वो ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा दिए जाते हैं और ये आने वाले 12 महीनों के लिए होते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में भी अपने स्टॉक्स शेयर करते हैं। हम कोशिश करते हैं हर एपिसोड में उनमें से कुछ स्टॉक्स जो हैं वो पिक करें। तो इस एपिसोड में भी अपने पसंदीदा शेयर्स जो हैं वो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। JSW इंफ्रा के चार्ट्स पर नज़र डालें तो लिस्टिंग से अब तक शेयर ने 99% रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि आखिर साल अक्टूबर 2023 से अब तक शेयर ने 99% रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। शेयर की लिस्टिंग हुई थी 143 रुपीज़ के करीब और अभी 314 रुपीज़ के करीब शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। शेयर की नेट इनकम में लगातार ग्रोथ है। टोटल रेवेन्यू भी आखिर फाइनेंशियल से बेहतर है। टोटल एसेट्स की बात करें तो FY24 में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इनमें देखने के लिए मिली है, और दूसरी तरफ इनकी जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो भी स्टेबल रही हैं। कंपनी ने अपना फ्री कैश फ्लो भी फिलहाल अच्छी तरह से मैनेज रखा है। अब एंट्री पॉइंट के लिए अगर शेयर को देखें तो शेयर वैल्यूएशन वाइज ओवर वैल्यूड आपको नज़र आ सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी के साइन अच्छे हैं और शेयर जो है वो फिलहाल ओवर प्राइस्ड है, लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। चलिए कंपनी के इनसाइट्स पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं। JSW इंफ्रा FY24 से FY30 के बीच में 300 बिलियन INR इन्वेस्ट करने की प्लानिंग में है, ताकि इनकी जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसे 2030 तक 400 मिलियन मेट्रिक टन्स तक ले जाया जा सके, जो कि अभी 170 मिलियन मेट्रिक टन्स पर है। आने वाले 3 सालों में 85 MMT तक अपनी कैपेसिटी बूस्ट करने की ये प्लानिंग में है। कंपनी अपने लॉजिस्टिक बिजनेस को भी एक्सपेंड कर रही है। 70.37% स्टेक नवकार कॉर्पोरेशन में एक्वायर ये करेंगे, जिसके थ्रू ये एक्सपेंशन जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा JSW इंफ्रा एक स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है उसको भी एक्वायर कर रही है, ताकि उड़ीसा में इनकी पोर्ट कनेक्टिविटी और एनहेंस हो सके। कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ग्रोथ पर फोकस कर रही है, जिसमें नए पोर्ट्स डेवलप करना और अक्रॉस इंडिया टर्मिनल्स बनाना भी शामिल है। इनका जो एक्सपेंशन प्लान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के साथ भी अलाइन होता है, और इनका एम है कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक सर्विसेज जो हैं वो नेशन वाइड ऑफर करना। आने वाले सालों में कंपनी में आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं कि कंपनी में अच्छी ग्रोथ देखी जाएगी, और साथ ही इनके वॉल्यूम, रेवेन्यू और एबिटा और प्रॉफिट भी जो है वो भी उनमें बढ़िया ग्रोथ होने की उम्मीदें हैं। इसी के साथ ब्रोकरेज का टारगेट भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 22 अगस्त 2024 तक शेयर का करंट प्राइस है 313 रुपये, और ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर बाई की रेटिंग देते हुए जो टारगेट प्राइस दिया है वो है 390 रुपीज़। NMDC की बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल और बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। कंपनी के चार्ट आप देखेंगे तो लाइफ टाइम में 35% के अराउंड ही आपको रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। आखिर 5 सालों में लेकिन कंपनी ने 150% के ऊपर रिटर्न्स दिए हैं, और साल भर में 85% के अराउंड इन्होंने रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। कंपनी के नेट इनकम पर आते हैं। FY24 में जो रिपोर्ट हुआ है वो FY23 से ज़्यादा है, लेकिन FY22 और FY21 से आपको कम देखने के लिए मिलेगा। टोटल रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, 22,600 करोड़ रुपए के ऊपर है, और पिछले फाइनेंशियल से बेहतर भी है। अब कंपनी के इनसाइट्स पर एक नज़र डालते हैं। अब NMDC की कर्नाटका माइंस को करीब 26 बिलियन की लायबिलिटी उठाना पड़ सकती है, और इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट इस जजमेंट को एनफोर्स करती है तो NMDC को इस अमाउंट को पे करना पड़ेगा, लेकिन NMDC के पास ये कॉस्ट अपने कस्टमर से रिकवर करने का ऑप्शन भी है। ऐसे कस्टमर्स जो कि कंपनी से आयरन ओर खरीदते हैं, यानी कंप्लीट कॉस्ट खुद उठाने की जगह ये रास्ता भी कंपनी अपना सकती है। कंपनी के एबिटा एस्टिमेट पर आते हैं, जो कि FY25 और FY26 के लिए 2% और 9% कम हुए हैं, क्योंकि आयरन ओर प्राइसेस जो हैं वो कम होने की उम्मीदें की जा रही हैं। इनकी Q1 FY25 के परफॉर्मेंस की बात करें तो NMDC के एबिटा में 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 23 बिलियन INR की बढ़त हुई है, शोइंग एन 11% क्वार्टर इंक्रीज। कंपनी के वॉल्यूम में 8% डिक्लाइन दिखा गया, जिसका कारण बना मई 2024 में वेज रिवीजन के चलते हुई एम्प्लॉय स्ट्राइक। प्राइस रियलाइजेशन की बात करें तो एवरेज रियलाइजेशन पर टन इम्प्रूव्ड हुआ है बाय 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू ₹5,300, सपोर्टेड बाय 2 प्राइस हाइक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर।
एक्सपेंशन की बात करें तो NMDC 500 बिलियन रुपीस माइनिंग कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। FY31 तक अप्रॉक्स 100 MTPA तक इसे पहुंचाने की उम्मीदें हैं। NMDC stock is currently valued at 6.3 times its expected earnings for FY25 and 5 times for FY26। तो यहाँ जो ब्रोकरेज हैं उन्होंने एक्यूमुलेट की रेटिंग दी है, यानी कि ग्रेजुअली स्टॉक बाय करने की रेटिंग देते हुए यहाँ जो टारगेट प्राइस दिया है वो है 253 रुपीज़ का, और शेयर का करंट प्राइस 22 अगस्त 2024 तक है 225 यानी 225 रुपीज़ के करीब। अब IRCTC की बात कर लेते हैं। IRCTC के सबसे पहले हम चार्ट्स देखते हैं। लिस्टिंग से अब तक शेयर ने 540% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं और साल भर में 40% के करीब रिटर्न्स दिए हैं। नेट इनकम में FY23 की तुलना में ग्रोथ है। टोटल रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है। टोटल एसेट्स में जहां एक तरफ अच्छी ग्रोथ हुई है, वहीं इनकी जो टोटल लायबिलिटी है वो काफ़ी हद तक स्टेबल रही है। IRCTC की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके चार्ट्स अगर हम देखें तो लिस्टिंग से अब तक शेयर ने 540% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं और साल भर में 40% के करीब रिटर्न्स दिए हैं। नेट इनकम में FY23 की कंपैरिजन में ग्रोथ है। टोटल रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है। टोटल एसेट्स में जहां एक तरफ अच्छी ग्रोथ हुई है, वहीं जो इनकी टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक जो हैं वो स्टेबल रही हैं, मैनेज्ड हैं FY24 में। फ्री कैश फ्लो भी इनका ठीक ठाक है। साल दर साल ग्रोथ है, लेकिन FY23 से थोड़ा कम देखने के लिए आपको मिलेगा, पर उसके काफ़ी और भी कारण हो सकते हैं। अगर एंट्री पॉइंट की नज़र से शेयर को देखें तो फिलहाल परफॉर्मेंस वाइज लो रहा है। वैल्यूएशन वाइज ओवर वैल्यूड आपको नज़र आएगा। ग्रोथ इसकी मॉडरेट है, जैसा कि हमने चार्ट्स पर भी देखा। प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस अच्छे हैं। शेयर ओवर प्राइज्ड तो है, लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। चलिए कंपनी के जो बाकी के इनसाइट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, IRCTC की अर्निंग तो उम्मीद के मुताबिक थी, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इनकी कमज़ोर रही, जिसमें एबिटा मार्जिन जो है वो 33.5% के करीब ही रहा, जबकि उम्मीद की जा रही थी इसके 35.3% के करीब रहने की। अब कंपनी की जो इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट में ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम हो गई है और इसमें इजाफा भी अब देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फिलहाल 83% टिकट जो हैं वो ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। एडिशनली एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो कि UPI पेमेंट के थ्रू बुक किया जा रहा है, जिसमें कंपनी के पास कम प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट होते हैं, और इसी का रिजल्ट है कि कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की जो उम्मीदें हैं वो अब कम हो गई हैं, यानी ये एबिलिटी जो है वो इनकी कम हो गई है थोड़ी। लेकिन दूसरी तरफ इनका जो कैटरिंग डिपार्टमेंट है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, जिसकी इनकम जो है सालाना 17.1% बढ़ी है। इनका जो रेल नीड है उसकी कमाई में भी 16.2% का इजाफा देखा गया है, लेकिन टूरिज्म से होने वाली कमाई चुनावों के कारण कुछ ट्रेनों के न चलने से 12.4% तक कम हो गई है। कुल मिलाकर एबिटा में सालाना 9.3% की बढ़ोतरी हुई है। पैट 7.5% बढ़ा है। इस इजाफे के बाद भी इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट अपनी ग्रोथ लिमिट पर पहुंच गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो ब्रोकरेज का आउटलुक है वो थोड़ा सा सावधानी भरा है, और ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर ने यहाँ रिड्यूस की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस भी अब इसका कम कर दिया है। 822 रुपये टारगेट प्राइस कर दिया है, और जो शेयर का करंट प्राइस है 22 अगस्त तक वो है 938 रुपये। बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को 100% के अराउंड रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन शेयर परफॉर्मेंस में लो परफॉर्मर रहा है। वैल्यूएशन वाइज ओवर वैल्यूड दिखा है और ग्रोथ में भी ये लैग करता हुआ साफ नजर आया है। प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एवरेज है, मतलब स्टॉक्स के पास फिलहाल मॉडरेट नंबर ऑफ रेड फ्लैग्स हैं। इनके फाइनेंशियल और बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। टोटल रेवेन्यू ठीक ठाक रहा FY24 तक। नेट इनकम एक बार फिर इनकी माइनस में देखने के लिए मिली। टोटल एसेट्स इनके कम हुए हैं FY24 में, और लायबिलिटीज इनकी साल दर साल कम होने की बजाय आपको बढ़ती हुई साफ नजर आएंगी। कैश फ्लो कंपनी का ठीक है। आइए इसके बाकी जो इनसाइट्स हैं कंपनी के वो देख लेते हैं एक बार। वोडाफोन आइडिया का क्वार्टरली परफॉर्मेंस मिला जुला रहा है। कंपनी ने 105.1 अरब रुपए की इनकम जो है वो दर्ज की है, जो पिछले क्वार्टर से 0.9% और पिछले साल से 1.4% कम है। ये कमी खास तौर पर 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के नंबर्स में गिरावट के कारण हुई है, जिससे टोटल सब्सक्राइबर बेस जो है वो 210.1 मिलियन हो गई, जबकि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 146 रुपए पर स्टेबल रहा। 4G यूजर्स के नंबर में सिर्फ 0.4 मिलियन की मामूली सी ग्रोथ हुई है। कंपनी का एबिटा मार्जिन 0.86% घटकर 40% के अराउंड हो गया है, जिसका मेन रीजन नेटवर्क ऑपरेटिंग कॉस्ट में इजाफा है। हालांकि नेट लॉस इनका जो है वो 64.3 अरब रुपए हो गया है, जो पिछली तिमाही के 76.7 अरब रुपए से कम है।
जिसका क्रेडिट जाता है कम डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को। क्वार्टर के दौरान कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.6 बिलियन रुपीस रहा और फंड जुटाने के कारण नेट डेट जो है इनका वो 1962 बिलियन रुपीस पर आ गया। देखिए, वोडाफोन आइडिया अगले 3 सालों में 500 से 550 अरब रुपए करीब खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इनका जो 4G नेटवर्क है उसे और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सके और कुछ जो की एरियाज है ना वहाँ पर 5G सर्विसेज की शुरुआत की जा सके। इससे सब्सक्राइबर्स के नंबर्स जो कि कम हो रहे हैं फिलहाल, उसमें इम्प्रूवमेंट की उम्मीदें की जा रही हैं। कंपनी की इनकम और एबिटा में FY24 FY26 के दौरान 13% और 16% का इजाफा होने की गुंजाइश है, लेकिन फिर भी बाकी माइनस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ब्रोकरेज हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर ब्रोकरेज सेंट्रम ने सेल की रेटिंग को अपने बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी शेयर का कम कर दिया है, इसे 11 रुपये कर दिया है टारगेट प्राइस, जबकि शेयर का जो करंट प्राइस है 22 अगस्त 2024 तक वो है 16 रुपये 11 पैसे के आसपास। बात करते हैं HPCL की। सबसे पहले शेयर के फंडामेंटल्स पर नजर डाल लेते हैं। लाइफ टाइम चार्ट में 8% से ऊपर के रिटर्न्स आपको दिखेंगे, 5 सालों में 150% से ज़्यादा और साल भर में 130% से ऊपर के रिटर्न शेयर ने दिए हैं। शेयर की नेट इनकम में FY24 में बढ़िया ग्रोथ है। टोटल रेवेन्यू FY23 से कम है, लेकिन बाकी फाइनेंशियल की तुलना में यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। टोटल एसेट्स में लगातार अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लायबिलिटीज भी इनकी स्टेबल हैं। FY23 तक कंपनी का कैश फ्लो जो है वो माइनस में था, लेकिन FY24 में 13,700 करोड़ रुपीस के ऊपर कैश फ्लो है वो रिपोर्ट हुआ है। शेयर एंट्री पॉइंट की नज़र से देखें तो परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन वाइज एवरेज है, ग्रोथ में भी लैग करता हुआ नजर आया है। प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस अच्छे हैं, लेकिन एंट्री के हिसाब से शेयर जो है वो भी फिलहाल अंडर प्राइस्ड ही है और ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो एंट्री के हिसाब से ये एक इनका प्लस पॉइंट है। चलिए कंपनी के इनसाइट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। HPCL की राजस्थान रिफाइनरी का ऑपरेशन जो है वो FY26 में शुरू होने की उम्मीदें हैं, जिससे HPCL की रिफाइनिंग कैपेसिटी में लगभग 30% की ग्रोथ होगी। FY28 तक जब राजस्थान रिफाइनरी पूरी कैपेसिटी में काम करेगा तो ये HPCL के FY26 के एक्सपेक्टेड एबिटा में लगभग 37% का कंट्रीब्यूशन देगा। HPCL के पास HRRL में 74% की हिस्सेदारी है, इसलिए इसे एक जॉइंट वेंचर के रूप में गिना जाएगा। राजस्थान रिफाइनरी की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जब रिफाइनिंग की गोल्डन एज मानी जा रही है। 2024 से 2030 के बीच ग्लोबल नेट रिफाइनिंग कैपेसिटी में 3.3 मिलियन बैरल पर डे इजाफा होने की उम्मीदें हैं। ये 2010 और से 2019 की औसत वृद्धि दर से 40% कम है। इसके अलावा अगर HPCL की ल्यूब्रिकेंट बिजनेस का डीमर्जर और इसकी अलग से लिस्टिंग हुई तो 33 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू अलग से अनलॉक हो सकती है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल हैं उन्होंने बाई की रेटिंग देते हुए यहाँ पर जो टारगेट प्राइस दिया है वो दिया है 460 रुपीज़ और 22 अगस्त 2024 तक शेयर का जो करंट प्राइस है वो है 410 रुपीज़ यानी 410 रुपये। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अपने पसंदीदा स्टॉक्स जो हैं वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी शो में। तब तक के लिए मैं ऋतु शर्मा आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.